हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सतीश एकेडमी ऑनलाइन। फ्रेंड्स, ये इसमें हम पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी अर्थात भूगोल। और इस भूगोल में हम पढ़ रहे थे रेनफॉल एंड टाइप्स। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने कल की क्लास में जाना था कि कुल 3 प्रकार की वर्षा होती है, जिसमें से 2 प्रकार की वर्षा को हमने अच्छे से समझ लिया था और तीसरी प्रकार की वर्षा रह गई थी। तो चलिए अपनी क्लास की शुरुआत वहीं से करते हैं। वैसे आज मैं सोच रहा था कि आपके सामने नया टॉपिक पेश किया जाए, जिसका नाम है भारतीय मानसून। जैसे कि मैंने कल आपसे प्रॉमिस किया था कि हमारी जो अगली क्लास होगी वो भारतीय मानसून पे होगी। लेकिन मैंने देखा कि कुछ टॉपिक्स रह गए हैं इस रेनफॉल में, वर्षा में, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए पहले उस टॉपिक को एंड करते हैं आज, उसके बाद हम भारतीय मॉनसून की शुरुआत करेंगे। तो देखो, कल हमने अपनी जो क्लास देखी थी वो यहाँ तक देखी थी कि कुल वर्षा के हमने 3 प्रकार देखे थे। कौन-कौन से 3 प्रकार होते हैं वो आपके सामने हैं। एक तो संवहनीय वर्षा, जिसको हम पिछले 3-4 दिनों से पढ़ते आ रहे हैं, जो डोलड्रम एरिया में होती है, जिसको कन्वेंशनल रेनफॉल भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये मुख्यतः डोलड्रम एरिया में होती है, वायु सीधी ऊपर उठती है और संवहनीय वर्षा का निर्माण करती है। और दूसरे प्रकार की जो वर्षा, देखो मैंने यहाँ पर एक टेबल बनाई आपके लिए, 3 प्रकार की वर्षा, संवहनीय वर्षा पहले प्रकार की। इसका कारण क्या है? कारण ये है कि गर्म होकर ऊपर उठने वाली वायु, तो उसको हम कहते हैं संवहनीय वर्षा। और जैसे कि आप जानते हैं कि ये संवहनीय वर्षा मुख्यतः डोलड्रम एरिया में होती है, भूमध्य रेखा के पास, जैसे कि यहाँ पर लिखा है। और इसकी जो प्रकृति होती है, मतलब बहुत तीव्र होती है, बहुत तीव्रता के साथ ही वर्षा होती है और अल्पकालिक समय के लिए होती है। दूसरा प्रकार जो हमने पढ़ा था वो है पर्वतीय वर्षा। जैसा मैंने कल आपको समझाया था कि पर्वत के एक ओर वर्षा होती है, वहीं दूसरी ओर वृष्टि छाया क्षेत्र बनता है। तो इसका जो निर्माण होता है पर्वत से टकराकर होता है। और ये, जैसे कि मैंने कल उदाहरण दिया था, भारत के पश्चिमी घाट और हिमालय से संबंधित। उसके बाद इसका जो प्रमुख असर होता है, एक और वर्षा होती है, दूसरी ओर वृष्टि छाया क्षेत्र बनता है। तो यहाँ तक हमने कल अपनी क्लास को समझ लिया था। आज की जो हमारी क्लास होगी चक्रवातीय वर्षा। हालांकि मैंने थोड़ा सा आपको हिंट किया था इसका भी कि चक्रवात कैसे बनते हैं, लेकिन आज हम इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हमारी एग्जाम की दृष्टि से ये चक्रवातीय वर्षा बहुत ही मुख्य है। डायरेक्ट प्रश्न आपसे बनते हैं, क्योंकि भारतीय जो मानसून विभाग है, भारतीय मौसम विभाग, उसका बहुत बड़ा संबंध है चक्रवातीय वर्षा से। आज हम डिटेल में समझेंगे ताकि कोई भी प्रश्न हमारी परीक्षा में बचकर ना जाए। तो पहले एक छोटा सा सामान्य सा परिचय, चक्रवातीय वर्षा किसे कहेंगे। देखो, वायुदाब व तापमान के अंतर से बने चक्रवात को चक्रवातीय वर्षा का निर्माण करते हैं। और ये कहाँ बनते हैं? मध्य अक्षांश व उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्षेत्र में। और ये लंबे समय तक बनते हैं, विस्तृत क्षेत्र में बनते हैं। तो आज की हमारी क्लास का जो मुख्य टॉपिक है वो है चक्रवातीय वर्षा, साइक्लोनिक रेनफॉल। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि चक्रवात कहते किसे हैं और ये बनते कैसे हैं। देखो, चक्रवातीय वर्षा हम पढ़ने जा रहे हैं, और चक्रवातीय वर्षा तो तब पढ़ेंगे पहले हमें ये पता हो कि चक्रवात कैसे बनते हैं। तो देखो, मैंने कल आपको थोड़ा सा हिंट किया था चक्रवात कैसे बनते हैं। जैसे सपोज किसी एरिया में ये लो प्रेशर बना हुआ है। चलिए एक नए पेज पर मैं चल के आपको समझाना चाहता हूँ। सपोज हमारे सामने एक ये नया नया पेज है, सपोज ये वाला पेज है। इस नए पेज पे मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि चक्रवात कैसे बनते हैं। बस आप मुझे 1 सेकंड का टाइम दीजिए। जी, सपोज कोई एरिया है धरातल का या समुद्र का भी हो सकता है। अभी हम समझेंगे 2 प्रकार के चक्रवात होते हैं। और ये किसी एरिया में लो प्रेशर बना हुआ है। हमने कल और पिछली 3-4 क्लासेस में बहुत डिटेल में समझा है कि लो प्रेशर कैसे बनता है। जब सूर्य की किरणें किसी धरातल पर पड़ती है तो वहां तापमान बढ़ता है। तापमान बढ़ेगा तो वहां पर निम्न वायुदाब का निर्माण होगा, जिसके कारण जो वायु है वो हल्की होकर ऊपर उठने लगती है। उसको कहते हैं लो प्रेशर। तो ये एक क्षेत्र है जहां पर लो प्रेशर बना हुआ है। अब इस लो प्रेशर के चारों ओर हाई प्रेशर वाली वायु इसके इर्द गिर्द आ जाती है। ये हाई प्रेशर अर्थात उच्च वायुदाब वायु इस निम्न वायुदाब के चारों ओर आ जाती है। और आने के बाद घड़ी की दिशा में या घड़ी की विपरीत दिशा में चक्कर लगाने लगती है। जैसे कि या तो ऐसे घूमने लगेगी या ऐसे, इसको बोलते हैं घड़ी की दिशा या विपरीत दिशा। ऐसे भी घूम सकती है। तो ये वायु फिर इतनी तेज घूमने लगती है, चूंकि बीच में निम्न वायुदाब बना हुआ है। इस निम्न वायुदाब के कारण ये जो आसपास का एरिया है जहां पर उच्च वायुदाब बना हुआ है, तो वायु घूमते 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 ऐसे 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 बन जाती है और एक चक्रवात का निर्माण कर देती है। और ये बीच में, इसको कह देते हैं चक्रवात का चक्षु, चक्रवात की आंख।
तो इस प्रकार हमारे चक्रवात का निर्माण हो जाता है। अगर आपसे कोई सिंपल भाषा में पूछे चक्रवात किसे कहते हैं, तो देखो जब दो अलग-अलग तापमान और घनत्व वाली वायुमंडल की धाराएं एक दूसरे से मिलती हैं, तो उनके बीच दबाव अंतर पैदा हो जाता है और इसके कारण चक्रवात बनता है। सिंपल भाषा में आप कहिए कि दो भिन्न-भिन्न प्रकृति की वायु दाब अर्थात उच्च दाब और निम्न दाब की वायु जब आपस में टकराती हैं, तो चक्रवात का निर्माण करती है। ये सिंपल सी बात आप याद रखिएगा चक्रवात के संबंध में। और फिर क्या होता है? जब चक्रवात बन जाते हैं तो जो नमी युक्त वायु है वो ठंडी होकर बादल बनाती है और फिर वर्षा होती है। इसी को चक्रवातीय वर्षा कहते हैं। तो अब ये जो चक्रवातीय वर्षा है इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। थोड़ी सी मुख्य विशेषताएं पढ़ लेते हैं। देखो ये जो चक्रवातीय वर्षा है इसकी मुख्य विशेषता क्या है? ये आपके सामने है। देखो इसकी मुख्य विशेषता, एक सेकंड फ्रेंड्स। हाँ, इसकी मुख्य विशेषता ये है कि यह वर्षा दबाव और वायु दिशा के अंतर के कारण होती है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि यहाँ पर बीच में लो प्रेशर बना हुआ है और इसके चारों ओर हाई प्रेशर का निर्माण हो जाता है, अर्थात उच्च वायु दाब का। और फिर ये ऐसा दबाव इन पर लगता है कि ये ऐसे गोल-गोल घूमने लगती है, हाई प्रेशर वाली वायु जो निम्न वायु दाब है उसके आसपास। और फिर जो नमी वाली वायु है वो ऊपर उठकर बादल बना देती है जिससे वर्षा होती है। और यह अधिकतर मध्य अक्षांशों में पाई जाती है। हालांकि हम पढ़ेंगे मध्य अक्षांशों में तो जो हमारे शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात बनते हैं वो मध्य अक्षांश में बनते हैं। कुछ भूमध्य अक्षांश के आसपास भी चक्रवात बनते हैं। हालांकि जो हमने कल समझा था, कल नहीं पिछली क्लास में हमने डोलड्रम पढ़ा था। चलिए जब समय आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल हम कुछ मुख्य विशेषताएं पढ़ रहे हैं। चलिए ज्यादा ना देर करते हुए बस आपको एक दो बातें याद रखनी है। वो ये रखनी है कि जो चक्रवात बनते हैं उनमें मुख्यतः निम्बोस्ट्रोटस, ये एक बादल का नाम है। जब हम पढ़ेंगे क्लाउड्स बादल, उसमें समझेंगे कितने प्रकार के बादल बनते हैं, कहाँ कहाँ बनते हैं। फिलहाल आपको ये याद रखना है कि जो चक्रवात बनते हैं उन चक्रवात में जो बादल बनते हैं वो निम्बो स्टेटस बनते हैं। एक और बनता है, अभी फिलहाल आप इसको याद रखिएगा, निम्बो स्टेटस। कभी भी आपसे प्रश्न पूछा जाए परीक्षा में कि बताइए चक्रवातों में बनने वाले बादल कौन से होते हैं, तो निम्बो स्टेटस होते हैं। और एक और होता है, आगे आएगा मैं आपको बताऊंगा। चलिए अब हम चलते हैं कितने टाइप्स के टोटल चक्रवात बनते हैं। तो देखो दो प्रकार के चक्रवात होते हैं। कौन कौन से होते हैं उनकी लिस्ट आपके सामने है। पहला तो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। ये कहाँ बनेगा? जैसे सपोज ये हमारी धरातल है और इस धरातल पर मैंने आपको बताया था ये हमारा इक्वेटर है, 0 डिग्री अक्षांश है। तो जब हमने डोलड्रम पढ़ा था, किसी को याद आया है? मैंने डोलड्रम में एक विशेष बात बताई थी कि डोलड्रम क्षेत्र में कभी भी चक्रवात नहीं बनते। वो डोलड्रम क्षेत्र कितने कितने एरिया में माना जाता है? तो वो जो डोलड्रम क्षेत्र है वो 5 डिग्री उत्तर से उत्तरी अक्षांश से 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य माना जाता है। ये 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है ऊपर और 5 डिग्री नीचे दक्षिणी अक्षांश है। इस एरिया को हम कहते हैं डोलड्रम एरिया। इसी को हम कहते हैं विषुवतीय निम्न वायुदाब पेटी। इसी को हम कहते हैं भूमध्य रेखा। इसी को हम कहते हैं 0 डिग्री लैटिट्यूड अर्थात भूमध्य अक्षांश। इसके कई सारे नाम हैं। तो ये जो 5 डिग्री उत्तर से लेकर 5 डिग्री दक्षिण के मध्य ये वाला जो एरिया है, ये वाला, इस एरिया में कभी भी चक्रवात नहीं बनते। जब हम डोलड्रम पढ़ रहे थे मैंने आपको ये बात बहुत स्पष्ट करके बताई थी। क्यों नहीं बनते बताइए? अगर आपके दिमाग में कुछ प्रश्न आया हो तो, इसका उत्तर आया हो तो। क्या कारण है कि जो डोलड्रम एरिया है वहां पर चक्रवात नहीं बनते? विशेषकर जो भूमध्य रेखा है 0 डिग्री अक्षांश है वहां पर, क्योंकि हम एवरेज ले रहे हैं। भाई 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण जब आप दोनों का एवरेज लोगे तो 0 डिग्री अक्षांश आ जाएगा। तो क्या कारण है बताइए? यहाँ पर चक्रवात क्यों नहीं बनते? सबसे पहला कारण तो आप मुझे ये बताइए। मैंने डोलड्रम में आपको बहुत अच्छे से समझाया था। देखो इसका एक ही कारण है, वो कारण है कोरियोलिस बल। याद आया? चलिए आशा करता हूँ याद आया होगा। हमने पढ़ा था जो कोरियोलिस बल है वो भूमध्य रेखा पर शून्य होता है और कोरियोलिस बल की अनुपस्थिति में चक्रवात नहीं बन सकते। तो पहला प्रकार का जो हमारा उष्णकटिबंधीय चक्रवात है ये इन दोनों एरिया को छोड़कर 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण को छोड़कर ये आगे के अक्षांशों के बीच में बनता है। 5 डिग्री से 30 डिग्री के मध्य बनता है। देखो जैसे हमने कल भी पढ़ा था, सपोज हमारा ये 5 डिग्री तो हो गया, ये हमारा 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश है और फिर हमारा ये 30 डिग्री इधर दक्षिणी अक्षांश है। तो जो पहले प्रकार का उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है वो इस एरिया में बनता है,
अगर मैं इसको दूसरे पेन से थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहूं तो बस आप मुझे एक सेकंड दीजिए। जी, तो देखो हमारा जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है वो इस एरिया में बनता है। ये 5 डिग्री से लेकर 30 डिग्री के मध्य का एरिया होता है। तो ये हमारा 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश है और ये हमारा 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए डायरेक्ट कि बताइए उष्ण कटिबंधीय चक्रवात किस एरिया में बनते हैं, तो 5 डिग्री से लेकर 30 डिग्री के मध्य उष्ण कटिबंधीय चक्रवात बनते हैं। ये बात सबको क्लियर होगी। और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो 30 डिग्री के ऊपर आता है 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इधर 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश आ जाएगा और इधर दक्षिण की बात करेंगे तो इधर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश आ जाएगा। तो जो दूसरे प्रकार का चक्रवात है जिसको कहते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय, ये शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात यहाँ पर बनते हैं 30 डिग्री से लेकर 60 डिग्री के मध्य। 30 डिग्री से लेकर 60 डिग्री के मध्य जो चक्रवात बनते हैं उसको कहते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। तो मैंने आपको बताया चक्रवात कुल 2 प्रकार के होते हैं। पहला चक्रवात उष्ण कटिबंधीय चक्रवात होता है जो 5 डिग्री से लेकर 30 डिग्री के मध्य बनते हैं, उसको बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। और 0 डिग्री से 5 डिग्री के मध्य क्यों नहीं बनते, उसका कारण अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए क्या कारण है 0 डिग्री से 5 डिग्री के मध्य चक्रवात नहीं बनते हैं, तो उसका कारण यह है कि भूमध्य रेखा पर जो कोरियोलिस बल है वो शून्य होता है, बिल्कुल नाम मात्र के बराबर होता है, होता ही नहीं है, शून्य कह सकते हैं हम। और कोरियोलिस बल की अनुपस्थिति में कभी भी चक्रवात नहीं बन सकते, क्योंकि हमने पढ़ा था जब कोरियोलिस बल, उसका मुख्य कार्य क्या होता है, कोरियोलिस बल का मुख्य कार्य होता है जो हवा की दिशा है या जो समुद्र की जो धाराएं हैं उनकी दिशा में परिवर्तन आ जाता है। उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर मुड़ती है, दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ती है। ये जो हम देखते हैं हवा जो ऐसे मुड़ जाती है दक्षिणी गोलार्ध में दाईं ओर, तो उसका कारण क्या है, उसका कारण है कोरियोलिस बल। और सॉरी, उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर मुड़ती है और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है। तो जब कोरियोलिस बल होगा ही नहीं 0 डिग्री अक्षांश पर, तो हवाएं कैसे आपस में मुड़ेंगी। हमने भी समझा कि जो चक्रवात है वो एक चक्रीय हवा चलने लगती है निम्न वायुदाब के चारों ओर, जिसके कारण चक्रवात का निर्माण हो जाता है। तो जब वायु ऐसे चक्रदार घूमेगी नहीं चक्र में, तो चक्रवात कैसे बनेंगे। तो चलिए, ये बात हमने बहुत अच्छे से समझ ली थी कि जो हमारा कोरियोलिस बल है वो भूमध्य रेखा पर शून्य होता है। तो यही कारण है, मैंने उस टाइम भी आपको बताया था कि भूमध्य रेखा या डोलड्रम का जो एरिया है वहां यहाँ पर चक्रवात नहीं बनते हैं, क्योंकि कोरियोलिस बल एकदम शून्य होता है। दूसरा प्रकार शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, ये हमारा 30 डिग्री से लेकर इधर 60 डिग्री दक्षिण और 60 डिग्री उत्तर यहाँ पर बनते हैं। तो अब हम इनको एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला हमारा है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। बहुत ही मुख्य टॉपिक है, क्यों है, क्योंकि अभी हम समझेंगे जो चक्रवात है उनको अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे हमारे देश में चक्रवात कहते हैं और कई सारे देश है जहाँ यहाँ मतलब जहां पर इन्हें किसी को, ये जो चक्रवात है किसी देश में इसको हरिकेन कहा कहते हैं, किसी में टाइफून कहते हैं, किसी में बिली बिली कहते हैं, किसी में टोर्नेडो कहते हैं। तो ये अलग अलग नाम क्यों रखे जाते हैं, कैसे रखे जाते हैं, इनका बहुत बड़ा एक कारण है। कारण यह है कि एक 13 देश है। चलिए हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे सारी बातें। कुल मिला के आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही मुख्य टॉपिक है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। चलिए इसको समझते हैं। देखो, वैसे तो मैंने आपको समझा दिया है कि ये 5 डिग्री से लेकर 30 डिग्री जो अक्षांश है उनके मध्य बनते हैं। क्यों बनते हैं उसका कारण आपको मैंने बताया। अब देखो इसकी मुख्य विशेषता क्या है। ये मुख्यतः समुद्र के ऊपर बनते हैं। देखो पहली बात आपको याद रखनी होगी, जो उष्ण कटिबंधीय अक्षांश है वो समुद्र के ऊपर बनते हैं, और जो शीतोष्ण कटिबंधीय अक्षांश है, सॉरी चक्रवात है, वो स्थल और समुद्र दोनों में बनते हैं। तो अभी हम पढ़ रहे हैं उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। तो ये जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है ये मुख्यतः समुद्र में बनते हैं। आपको ये बात यहाँ पर कहीं नोट कर लेनी चाहिए, समुद्र में बनते हैं उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। और जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है वो समुद्र और स्थल दोनों पर बन सकते हैं। तो ये समुद्र में बनते हैं। समुद्र में बनने का क्या कारण है वो हम समझने जा रहे हैं। देखो पहला कारण यह है कि जो समुद्र की सतह का तापमान है वो कम से कम 27 डिग्री होना चाहिए, 27 डिग्री सेल्सियस कम से कम। इससे ऊपर हो, पर इससे कम अगर तापमान होगा समुद्र के पानी का, समुद्र की सतह का, तो उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का निर्माण नहीं हो सकता। पहली कंडीशन है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात बनने की, वो ये है कि जो समुद्र की सतह का तापमान है वो 27 डिग्री से अधिक होना चाहिए। या तो 27 डिग्री हो या उससे अधिक हो, 27 डिग्री से कम में बात नहीं बनेगी। दूसरी बात, जो मुख्य विशेषता है, हवा में अधिक नमी और अस्थिरता होनी चाहिए। भाई अगर हवा स्थिर हो गई, एक ही जगह पड़ी रही हवा, तो फिर कैसे चक्रवात बनेंगे।
हवा में नमी भी हो और फिर ये स्थिर भी होनी चाहिए, इधर-इधर भागती रहनी चाहिए, ताकि कहीं इसको निम्न प्रेशर मिले और उसके चारों ओर ये ऐसे चक्रवात का निर्माण कर दे। और तीसरी जो चक्रवात के केंद्र होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया जो चक्रवात होता है, जैसे सपोज़ यहाँ से चक्रवात ऐसे चलना शुरू हुआ, ऐसे ये, तो ये जो बीच में केंद्र है ये, इस केंद्र को चक्रवात की आँख कहते हैं, आई, जहाँ सबसे कम दाब और अपेक्षाकृत शांत वातावरण होता है। कभी-कभी आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है कि जो चक्रवात बनते हैं, चक्रवात में सबसे कम दाब कहाँ होता है? तो जो चक्रवात का केंद्र होता है, जिसको चक्रवात की आँख कहते हैं, ये चक्रवात की आँख कहलाती है, आई जिसको बोलते हैं। तो ये जो चक्रवात की आँख होती है, यहाँ पर सबसे कम वायुदाब होता है या दबाव होता है। चलिए, ये इसकी मुख्य विशेषताएँ हमने पढ़ी, उष्णकटिबंधीय चक्रवात की और थोड़ी-सी विशेषताएँ आपके सामने हैं। जो वायु है, जो चक्रवात बनाती है, उनकी जो स्पीड है, जो गति है, वो 120 किलोमीटर से 250 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। और लास्ट विशेषता चक्रवात की उष्णकटिबंधीय की ये है कि ये भारी वर्षा करती है, तेज हवाएँ चलाती है और ज्वारीय लहरें लाती है। आपने नाम सुना होगा समुद्र में ज्वार-भाटा, तो जो कभी-कभी बहुत बड़े-बड़े ज्वार आ जाते हैं समुद्र में, वो उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के कारण आते हैं। ज्वारीय लहरें बहुत बड़ी कई-कई मीटर तक जो समुद्र की लहरें हैं, वो ऊपर उठ जाती हैं, चक्रवातों के कारण। कौन से चक्रवात? उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के कारण। तो फ्रेंड्स ये प्रमुख विशेषताएँ उष्णकटिबंधीय चक्रवात की। अब बात करते हैं कि विकास कैसे होता है? कैसे बनते हैं ये? क्या कारण है उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के बनने का? फॉर्मेशन प्रोसेस, तो उस प्रोसेस को समझना चाह रहे हैं, किस कारण से बनते हैं? तो देखो पहला कारण तो ये है कि जो गर्म महासागरीय सतह है, उसका जल वाष्पीकरण उसका जो जल है जब गर्म होगा, अभी हमने बताया, जो 27 डिग्री सेल्सियस कम से कम होगा, तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो जल वाष्पीकरण होगा कि नहीं होगा? वाष्पीकरण होगा तो वाष्पीकरण होने के बाद ये जो वाष्प होता है, वाष्पीकरण वो ऊपर उठकर ठंडा भी होता है और फिर गुप्त ऊष्मा वायुमंडल में छोड़ता है। उसके बाद यह जो ऊष्मा है, जो हवा को और हल्का और ऊपर उठने में मदद करती है और फिर ऊपर की ओर उठती हवा के कारण जो सतह है, वहाँ पर निम्न वायुदाब बन जाता है। जब निम्न वायुदाब बनेगा तो फिर कोरियोलिस बल अपना काम करना शुरू कर देता है। कोरियोलिस बल जो हवा है उसको या तो दाईं ओर मोड़ देगा या बाईं ओर मोड़ देगा और यहाँ बीच में निम्न वायुदाब बना हुआ है। फाइनली जो चक्रवात है उसका निर्माण हो जाता है। तो सिंपल भाषा में मैं आपको बताना चाहूँ चक्रवात कैसे बनता है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात वो ऐसे बनता है कि जो समुद्र है, सपोज़ ये समुद्र की सतह है, मैं आपको अगर बताना चाहूँ, ये समुद्र है, ये समुद्र का पानी है, तो जब इस पानी का टेम्परेचर 27 डिग्री या 27 डिग्री से अधिक होगा, 27 डिग्री कम से कम होना चाहिए, अधिक से अधिक कितना ही हो सकता है पर 27 डिग्री मिनिमम। तो जब पानी का तापमान 27 डिग्री होगा, तो उसके कारण क्या होगा? वाष्पीकरण होगा, ये वाष्पीकरण कुछ ऊपर आएगा, हवा में कुछ नमी आएगी और यहाँ जो नीचे जब हवा ऊपर जाएगी, वाष्पीकरण के कारण, तो यहाँ जो नीचे है वो निम्न वायुदाब बना, लो प्रेशर बना और फिर जो वाष्पीकरण वाली जो हवाएँ बन रही हैं लगातार, जब समुद्र का जो तापमान है वो 27 डिग्री से वो अधिक है, तो फिर इस निम्न वायुदाब की ओर वो हवाएँ चलना शुरू हो जाती हैं और बस फिर एक गोल-गोल चक्र में घूम जाती हैं, जिसको बोल देते हैं चक्रवात। तो ऐसे इसका निर्माण होता है। चलिए और थोड़ी-सी डिटेल आगे पढ़ते हैं, ये हमने निर्माण पढ़ा। अब देखो चक्रवात के भाग जो मैंने अभी आपको बताया, जो चक्रवात का केंद्र होता है उसको आँख कहते हैं, जो कि बहुत शांत क्षेत्र होता है, जहाँ पर दाब बहुत कम होता है और यहाँ पर जो इसका जो व्यास होता है, वो लगभग 20 से 40 किलोमीटर तक हो सकता है। चक्रवात का जो केंद्र होता है, उसका व्यास की बात कर रहे हैं। व्यास जैसे ये वृत्त है, तो इस वृत्त में इधर से इधर तक का जो एरिया होता है, उसको व्यास कहते हैं। जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स होंगे वो अच्छे से समझेंगे और हालाँकि इसमें कोई बड़ी बात नहीं समझना। जैसे सपोज़ ये व्यास कहाँ होगा? ये कोई केंद्र है गोल एकदम हमारे पास सर्किल है, वृत्त है, तो इस सर्किल में तुम एक धुरे से दूसरे धुरे पे एकदम केंद्र को आधार मानते हुए ये जो केंद्र है, इस केंद्र को आधार मानते हुए आप एक लाइन खींचो इधर से उधर, तो ये पूरा व्यास होगा इधर से लेके उधर। जैसे इसका मैं नाम रख दूँ एबी, तो ये एबी व्यास हुआ। तो जो चक्रवात है उसका जो केंद्र होता है, उसका व्यास लगभग-लगभग 20 किलोमीटर से 40 किलोमीटर तक हो सकता है। केंद्र का व्यास की बात कर रहे हैं हम। जो पूरा चक्रवात बनता है उसका तो बहुत कई-कई किलोमीटर तक उसका व्यास हो जाता है।
उसके बाद ये हमने मेन बात पढ़ी, जो चक्रवात की आंख होती है सबसे शांत क्षेत्र होता है, दबाव सबसे कम होता है। उसके बाद जो आंखों की दीवार होती है, मतलब जो चक्रवात बना, जो केंद्र होता है जिसको हमने आंख कह दिया, ये तो इसके तरफ चारों तरफ जो ये जो दीवार इसको कह दिया, तो यहाँ पर सबसे अधिक तेज हवा और वर्षा का क्षेत्र बनता है चक्रवात की आंख के बाद। तो ये था चक्रवात के भाग। उष्णकटिबंधीय चक्रवात हम पढ़ रहे हैं। अब देखो जो मुख्य बात, हमारे जो प्रश्न बनते हैं, बहुत ही मुख्य बात, जो मैं आपको बता रहा था कि ये जो चक्रवात है इसको अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो जैसे कुछ नाम मैंने आपके सामने रखे हैं। यहाँ पर ये देश के नाम है, इसको मैंने क्षेत्र कहा है, और ये इधर चक्रवात के नाम है। तो देखो यहाँ पर हेडिंग मैंने दी है, विश्व के विभिन्न नाम, चक्रवात के विभिन्न नाम। आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए चीन में चक्रवात का क्या नाम है। ये आपको मिलान करने के लिए दे दिया जाएगा। 4 ऑप्शन मिल जाएंगे आपको, चक्रवात, टाइफून, हरिकेन, टोर्नेडो, और इधर देश के नाम मिल जाएंगे। बोल देगा कि मिलान कीजिए, तो आपका काम होगा मिलान करना। तो मिलान तो तब कर पाओगे जब आपको पता होगा। तो देखो ये जो विश्व के कुछ देश हैं, ये चक्रवात को अलग अलग नामों से जानते हैं, अलग अलग नामों से कहते हैं। जैसे सपोज सबसे पहले मैंने लिखा है यहाँ पर भारतीय महासागर में या बंगाल की खाड़ी। देखो भारतीय महासागर कहाँ होगा, अगर मैं आपको एक चित्र दिखाना चाहूं, कहीं कोई मैप का मिल जाए तो सपोज, जो भारतीय महासागर किसे कहते हैं आपको पता है, जो अरब सागर होता है, जो हिंद महासागर होता है, वो भारतीय महासागर कहलाते हैं। जैसे ये अफ्रीका का मैप है, हमारे इंडिया का मैप शायद कहीं होगा, होना तो चाहिए, ये रहा। इस मैप को जब आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ नीचे आपको एक सागर दिखाई देगा जिसका नाम है हिंद महासागर, और इसके बाईं तरफ आपको एक और सागर दिखाई देगा जिसको बोलते हैं अरब सागर, और दाईं तरफ आपको बे ऑफ बंगाल दिखाई देगा। तो देखो यहाँ पर हमारा जो भारत है उसका नक्शा आपके सामने है। तो ये देखो इंडियन ओशियन यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं हिंद महासागर, भारत के दक्षिण में है। और इधर भारत के पश्चिम दिशा की बात करें तो आपको इधर अरब सागर दिखाई देगा, ये अरेबियन सागर लिखा हुआ है, अरेबियन सी। और इधर भारत के दाईं ओर बात करें तो ये बे ऑफ बंगाल अर्थात बंगाल की खाड़ी। तो ये जो भारत का हमारा ये जो इधर का हिस्सा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ पर ये सामुद्रिक जो सीमा है भारत की, तो ये जो इंडियन ओशियन जिसको हिंद महासागर कहते हैं, ये इस हिंद महासागर में, इसको बोलते थे उत्तरी हिंद महासागर। इस उत्तरी हिंद महासागर में ये बंगाल की खाड़ी और ये अरब सागर दोनों आ जाते हैं उत्तरी हिंद महासागर में। और ये हिंद महासागर छोटा मोटा नहीं है। एक मैं जानकारी आपको दे दूं, एक फैक्ट दे दूं, हमारा देश अकेला ऐसा देश है जिसका नाम, मतलब जिसके नाम पर किसी समुद्र का नाम पड़ा है हिंद महासागर, और किसी भी देश के नाम पर किसी भी सागर का नाम नहीं पड़ा है। तो अगर कभी आपसे प्रश्न पूछा जाए कि बताइए किस देश के नाम पर समुद्र का नाम है, तो वो है भारत, हिंद महासागर। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि ये जो हिंद महासागर है, ये नीचे इंडियन ओशियन है। अगर आपसे कोई कहे कि इसका उत्तरी भाग क्या माना जाएगा, तो इसका उत्तरी भाग ये इधर अरब सागर माना जाएगा और इधर ये बंगाल की खाड़ी मानी जाएगी। तो अगर उत्तरी हिंद महासागर में, इसका मतलब हुआ अगर अरब सागर में या बंगाल की खाड़ी में अगर कभी भी तूफान बने, चक्रवात बने, तो उस चक्रवात को कहते हैं साइक्लोन, अर्थात अर्थात चक्रवात, उसको कहते हैं चक्रवात। तो ये चक्रवात नाम हमारे देश में चलता है। इसका एक और नाम है अवदाब, अवदाब। तो अगर आपसे कभी मिलान करने के लिए पूछ लिया जाए कि बताइए चक्रवात या अवदाब, मैं दोनों यहीं पर लिख रहा हूं, इस चक्रवात का मतलब है अवदाब, अवदाब। तो चक्रवात और अवदाब दोनों एक ही नाम है, और ये दोनों हमारे भारत देश के क्षेत्र में चलते हैं। कब कब कहते हैं चक्रवात, जब भारतीय महासागर मैंने आपको समझाया, चाहे तो वह हिंद महासागर का उत्तरी भाग हो, चाहे वो अरब सागर हो, चाहे वो बंगाल की खाड़ी हो, अगर यहाँ पर कोई चक्रवात बनेगा तो उसको हम कहेंगे, इंग्लिश में कहेंगे साइक्लोन, हिंदी में कहते हैं चक्रवात या अवदाब। वहीं बात करते हैं, अगर अगर कोई चक्रवात पश्चिमी अटलांटिक महासागर में बनता है, ये पश्चिमी अटलांटिक महासागर कहाँ है, जो मैक्सिको की खाड़ी आपने देखी होगी और कैरिबियन सागर है। अगर वहां पर कोई चक्रवात बनता है तो उस चक्रवात को कहते हैं हरिकेन, हरिकेन। तो आपसे मिलान करने के लिए पूछा जाएगा, या तो इसको बोल देगा पश्चिमी अटलांटिक महासागर, या बोल देगा मैक्सिको की खाड़ी, या बोल देगा कैरेबियन सागर। कैरेबियन सागर में बनने वाले चक्रवात को क्या कहेंगे, तो उसको कहेंगे हरिकेन। इसका अगर मैं नाम लिखना चाहूं हिंदी में, तो वो ये है हरिकेन।
तो ये हरिकेन कहाँ जाने जाते हैं? है चक्रवात ही, पर अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। ये जो मैक्सिको है, जो कैरिबियन सागर है, अगर आप इसकी लोकेशन देखोगे तो ये यूएसओ और मैक्सिको के क्षेत्र में आते हैं लगभग। पश्चिमी अटलांटिक महासागर और कैरिबियन सागर में बनने वाले चक्रवात को हरिकेन कहते हैं। हिंदी में ये लिखा हरिकेन और इंग्लिश में ये लिखा हरिकेन। उसी प्रकार फ्लोरिडा तट है, अगर इस फ्लोरिडा तट पर कोई चक्रवात बनता है, ये फ्लोरिडा तट यूएसए के आसपास आपको देखने को मिलेगा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो यहां पर अगर कोई चक्रवात बनता है तो उस चक्रवात का नाम रखा जाता है टोर्नेडो। टोर्नेडो। एक सेकंड फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर लेता हूं, क्योंकि ये मैंने लिस्ट सारणी बनाई है ना, तो इसलिए थोड़ा सा इस पे लिखता हूं तो कुछ गड़बड़ हो जाता है। चलिए मैं यहाँ पर सीधी लाइन खींच देता हूं। तो अगर फ्लोरिडा फ्लोरिडा तट के पास आपको कोई चक्रवात मिले जो कि यूएसए के पास ही है या यूएसए में ही है, तो उसको कहेंगे टोर्नेडो। टोर्नेडो। आप समझ आना टोर्नेडो, क्योंकि मैं इस पर लाइन खींच रहा हूं तो ये गड़बड़ कर रहा है, क्योंकि ये एक लिस्ट बनी हुई है सारणी, तो सारणी पे आप कुछ लिखते हो तो ऐसे ही होता है। चलो टोर्नेडो। उसी प्रकार जो दक्षिणी चीन सागर है, जिसको पश्चिमी प्रशांत महासागर भी कहते हैं, अगर दक्षिणी चीन सागर में कोई चक्रवात बनेगा उसको कहेंगे टाइफून। तो आपसे सीधा सीधा पूछ लिया जाएगा कि टाइफून बताइए किस देश में बनते हैं? है वो चक्रवात ही, और ये बनते हैं चीन में। और अगर ऑस्ट्रेलिया क्षेत्र में कोई चक्रवात बनेगा तो उसको कहते हैं विली विली। आप इसका नाम लिख सकते हैं यहाँ पर विली विली, क्योंकि मैं लिख रहा हूं तो गड़बड़ हो रहा है। देखो यहाँ पर ये जो ऑस्ट्रेलिया क्षेत्र है, ये ऑस्ट्रेलिया क्षेत्र कहाँ पर है? हमारा जो हिंद महासागर है उसका जो दक्षिणी भाग है हिंद महासागर का, उसके नीचे आपको ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप देखने को मिलेगा। देखो यहाँ पर हमारा भारत है, ये हिंद महासागर आपको देख सकते हैं यहाँ तक पूरा। तो ये जो ऑस्ट्रेलिया है ये इधर, यहाँ पर जो चक्रवात बनते हैं इसके आसपास यहाँ पर, उसको बोलते हैं विली विली। तो मैंने आपको क्या समझाने का प्रयास किया है? मैंने आपको ये समझाने का प्रयास किया है कि ये जो चक्रवात हैं अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। एक बार फिर से मैं आपको मिटा के बताना चाहता हूं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके डायरेक्ट बनते हैं। मैंने इंग्लिश में नाम लिखे, आप हिंदी में लिख लेना। अगर उत्तरी हिंद महासागर अर्थात अरब सागर, हिंद महासागर या बंगाल की खाड़ी में कोई चक्रवात बना तो उसे कहेंगे साइक्लोन। और साइक्लोन को हिंदी में क्या कहते हैं मैंने आपको बताया, चक्रवात भी कहते हैं और अवदाब भी कहते हैं। उसी प्रकार अगर पश्चिमी अटलांटिक, ये जो है ये तो हमने कह दिया भारत में बनेगा, जिसका नाम है साइक्लोन अर्थात चक्रवात या अवदाब। अगर पश्चिमी अटलांटिक या कैरिबियन सागर में कोई चक्रवात बना उसको कहते हैं हरिकेन। ये पश्चिमी अटलांटिक का मतलब है मैक्सिको और कुछ भाग यूएसए का। और अगर फ्लोरिडा तट के पास अर्थात यूएसए में कोई चक्रवात बना उसको कहते हैं टोर्नेडो। उसी प्रकार पश्चिमी प्रशांत सागर में अर्थात चीन सागर में, जिसको बोलते हैं दक्षिणी चीन सागर, यहाँ पर कोई चक्रवात बनता है तो उसको कहते हैं टाइफून। और अगर ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्र में जो जो हमारा दक्षिणी हिंद महासागर है, अगर वहां पर कोई चक्रवात बनता है तो उसको कहेंगे विली विली। तो फ्रेंड्स, ये कुछ मुख्य देश और उन देशों में बनने वाले चक्रवातों का नाम क्या क्या होता है, मैंने उनका नाम बताया। आपसे कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट मिलान करने के लिए पूछ लिया जाता है। अब बात करते हैं कि ये जो नामकरण होता है ये कैसे किया जाता है। देखो बहुत ही मुख्य आपके यहाँ से प्रश्न बनते हैं और बहुत ही अच्छा फैक्ट मैं आपको देने जा रहा हूं। कुल मिलाकर 13 देशों का एक पैनल बना हुआ है, जिसमें हमारा भारत उन देशों की अध्यक्षता करता है। तो देखो यहाँ पर नोट में मैंने लिखा है 13 देश उत्तर भारतीय महासागर में चक्रवातों का नामकरण करते हैं। उत्तर भारतीय महासागरों में कौन कौन सी चीजें आती है मैंने आपको बताया। इसमें मुख्यतः 3 चीजें आती हैं। कौन कौन सी आती हैं? पहली चीज तो जो हमारा हिंद महासागर है उसका उत्तरी भाग आता है, और जो हमारा अरब सागर है वो आता है, और जो बंगाल की खाड़ी है वो आता है। तो अगर यहाँ पर कोई चक्रवात बनता है तो भाई हमें पता है कि हमारे देश के साथ बहुत सारे देश मिले हुए हैं जिनकी सीमा मिली हुई है। तो ऐसे तो है नहीं कि सिर्फ हमारे देश पे इसका फर्क पड़ेगा। तो वो कुल 13 देश है जहां पर इनका फर्क पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। तो इन 13 देशों का एक पैनल है, और ये पैनल आपस में मीटिंग करते हैं और जो चक्रवात उठता है उसका नामकरण करते हैं। तो यही मैंने बात आपको यहाँ पर लिखी। 13 देश हैं, कौन कौन से अभी मैं आपको बताऊंगा। इनकी अध्यक्षता भारत करता है। तो देखो यहाँ पर दूसरे पॉइंट में लिखा, नामकरण की प्रक्रिया में भारत अध्यक्ष होता है और सूची में नामों को रोटेशन के अनुसार इस्तेमाल किया जाता है। एक लिस्ट बनाई जाती है सभी के देशों के द्वारा कि जो आने वाला चक्रवात है उसका क्या नाम होगा। सभी के देश जो 13 देश हैं इन देशों के द्वारा एक
अपना अपना नाम, अपने अपने देशों का नाम भारतीय जो अध्यक्ष है उसको भेज दिया जाता है पैनल को, और फिर रोटेशन चल जाता है कि अब इस वाले चक्रवात का नाम ये हो गया, अगली बार इस देश का नाम जो दिया गया है ये होगा। ये जो 13 देश हैं, ये 13 देश जो चक्रवात उठते हैं उनका नामकरण करते हैं अपने अपने हिसाब से, और जो पैनल बनता है इन 13 देशों का उसकी अध्यक्षता भारत करता है। तो भारत क्या करता है, इन सभी जो देश जो अपने अपने नाम देते हैं चक्रवातों का नाम रखने के लिए, उनको रोटेशन में डाल देता है। अर्थात रोटेशन का मतलब है कि जैसे अभी ओमान ने कोई नाम दे दिया, अभी हम पढ़ेंगे कोई देश है ओमान, जो कि हमारे इस 13 देशों में शामिल है। अभी जो 2024 में एक साइक्लोन आया था, तो उसका नाम ओमान ने ही दिया था। तो आगे उसी प्रकार फिर दूसरा देश होगा। तो ये जो अलग अलग देश हैं, ये एक लिस्ट नामों की बनाकर दे देते हैं, और भारत उनको बारी बारी से जो चक्रवात आते रहते हैं उनका नाम रखता रहता है। तो यही बात पॉइंट नंबर 2 में मैंने आपको बताई कि नामकरण की प्रक्रिया में भारत अध्यक्ष होता है और सूची में नामों को रोटेशन के अनुसार इस्तेमाल किया जाता है। यदि कोई चक्रवात बहुत विनाशकारी होता है, सपोज किसी चक्रवात का नाम रखा और वो बहुत चक्रवात विनाशकारी हुआ, तो उसको फिर रिटायर कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, ताकि ये दोबारा ना हो। मतलब एक शोक जाहिर करने के लिए उसको लिस्ट से हटा दिया जाता है अगर कोई चक्रवात बहुत ज्यादा विनाशकारी होता है। तो अब बात करते हैं कौन कौन से वो 13 देश हैं। तो देखो वो 13 देश आपके सामने हैं। जैसे कि नंबर 1 हमारा भारत इन 13 देशों की अध्यक्षता करता है। नंबर 2 पर बांग्लादेश है। नंबर 3 श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, और फिर उसके बाद आपका जो मालदीव है वो सिंगापुर, ईरान, यूएई, कतर और सऊदी अरब। ये टोटल 13 देश हैं। ये 13 देश मिलके ही जो उत्तरी हिंद महासागर में चक्रवात आते हैं। ध्यान दीजिएगा, उत्तरी हिंद महासागर की हम बात कर रहे हैं, पूरी दुनिया की बात नहीं कर रहे हैं हम, उत्तरी हिंद महासागर की बात कर रहे हैं। तो उत्तरी हिंद महासागर में जो चक्रवात बनते हैं उन चक्रवातों का नामकरण ये 13 देश मिलकर करते हैं, और इन 13 देशों की जो अध्यक्षता है वो भारत करता है। अब देखो एक बहुत ही मुख्य फैक्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये जो 13 देश हैं, इनमें से कुछ देश ऐसे हैं जो बाद में जोड़े गए हैं। कौन कौन से वो देश है, बस एक बार उनका नाम देख लेते हैं। कौन कौन से वो देश हैं। देखो एक तो देश इनमें है ईरान है। एक देश तो ये ईरान, दूसरा कतर, और तीसरा है सऊदी अरब। ये और दो दो देश और हैं, टोटल 5 देश हैं। कौन कौन से हैं बस यही देखना है। श्रीलंका, बांग्लादेश, हाँ यूएई है। कहाँ है यूएई? एक सेकंड फ्रेंड्स, थोड़ा सा कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। ये रहा यूएई, और एक देश और है यमन। ये पांचों देश इस लिस्ट में बाद में जोड़े गए। एक सेकंड, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। एक सेकंड फ्रेंड्स, थोड़ा सा एक मिनट का टाइम दीजिए। थोड़ा सा सिस्टम कभी कभी हैंग हो जाता है। एक सेकंड। चलिए ठीक है, कुछ थोड़ा सा गड़बड़। हाँ ठीक है चलो। तो मैं आपको बता रहा था कि ये कुछ देश है जो बाद में जोड़े गए हैं। ये क्या, मैंने थोड़ा सा स्लाइड में जो पीपीटी है ना उसमें थोड़ा सा आज कुछ पता नहीं, कुछ करप्शन हो गया है। चलिए फिलहाल मैं आपको देखो ये बताना चाह रहा था। आप आपके लिए फैक्ट काफी है। ये 13 देश हैं टोटल जो उत्तरी हिंद महासागर में चक्रवात उठते हैं उनका नामकरण करते हैं। और इन 13 देशों में जो मैंने गोल गोल किए हैं, देखो ये भारत पे तो इसलिए मैंने बॉक्स में बंद किया है, ये तो अध्यक्षता करता है। और बाकी के जो मैंने नामों पर जिन पर सर्किल किया है, जिन पर मैंने ये वर्ग बनाया, स्क्वायर बनाया, ये देश बाद में जोड़े गए हैं। हालांकि आपसे इतनी डिटेल में प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। चलिए मैं इनको मिटा ही देता हूँ, आप कंफ्यूज मत हो जाना। कुल मिला के हमें इतना याद रखना है कि कुल 13 देश हैं,
और ये 13 देश मिलकर जो चक्रवात आते हैं उनका नामकरण करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताना चाहूँ, जो अभी 2025 में एक चक्रवात आया था, उसका नाम ओमान ने रखा था और वो नाम रखा था रेमल। ओमान कहीं आपको नजर आ रहा है इसमें? ओमान जो अभी 2024 में एक चक्रवात आया था, उसका जो नामकरण करा था वो करा था ओमान ने, और नामकरण करा था रेमल। ये रेमल, इसका मतलब होता है रेत। तो ये जो रेमल नाम रखा गया था 2024 में जो चक्रवात आया था, वो ओमान ने दिया था वो नाम। और अगला जो चक्रवात आएगा उत्तरी हिंद महासागर में, उसका जो नाम रखा जाएगा वो म्यांमार ने पहले ही उसकी लिस्ट बना के दे दी। जैसे मैंने आपको बताया, ये जो 13 देश हैं ये आपस में अपने अपने चक्रवातों का क्या क्या नाम रख सकते हैं, उनका एक नामकरण करने के लिए एक लिस्ट भेजते हैं पैनल में। तो जो म्यांमार है, इस बार का जो आने वाला चक्रवात होगा उसका नाम होगा मिचांग, और ये मिचांग दिया है, म्यांमार ने नाम दिया है मिचांग। तो यहां से भी आपसे प्रश्न बन जाता है कभी कभी, या बन जाएगा, कि जो आने वाला चक्रवात होगा उसका क्या नाम होगा? मिचांग। चक्रवात आएगा भविष्य में, तो उसका नाम पहले ही डिक्लेयर कर दिया, मिचांग होगा। चलिए, आशा करता हूं कि आपको ये बात समझ में आई होगी। और जो पहले 2024 में जो चक्रवात आया था, 2024 में एक बहुत ही भयंकर चक्रवात आया था, उसका नाम रखा था ओमान ने और नाम था रेमल। चलिए आगे बढ़ते हैं, इतनी जानकारी आपके लिए काफी है। तो ये कुछ फैक्ट थे, इन्हीं फैक्ट्स के कारण आज की मैंने क्लास रखी, क्योंकि आज मैं भारतीय मानसून को शुरू करने वाला था, लेकिन मैंने सोचा कि ये बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट्स आपके लिए हैं, बहुत जरूरी जानकारी है, क्योंकि यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आपके एग्जाम में बन जाते हैं चक्रवात से संबंधित। तो इसलिए मुझे आज की क्लास एक्स्ट्रा करनी पड़ी, वरना मैं आज भारतीय मानसून के लिए अपना प्लान करके बैठा हुआ था। तो ये हमने पढ़ा उपोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। अब हमारे सामने दूसरा चक्रवात है जिसका नाम है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। देखो, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था, ये शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो 30 डिग्री अक्षांश है और जो 60 डिग्री अक्षांश है उसके मध्य बनते हैं, इसीलिए इनको बोल देते हैं मध्य अक्षांशों के बीच में बनने वाले जो चक्रवात होते हैं। मध्य अक्षांश भी कह देते हैं कभी कभी। भूमध्य अलग है, आप भूमध्य में समझ लेना, मध्य अक्षांश कहते हैं इनको। 30 डिग्री से 60 डिग्री के मध्य का जो एरिया होता है उसको कहते हैं मध्य अक्षांश। और इसे ये जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, इसको फ्रंटल चक्रवात भी कहते हैं। फ्रंटल चक्रवात, इसे फ्रंटल चक्रवात भी कहते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये थोड़ी सी जानकारी, ये जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, इसके बारे में समझ में आई होगी। आपको अभी तक मैंने यहाँ पर 3 फैक्ट दे दिए हैं। कौन कौन से हैं देखो, फिर से बता देता हूं। ये जो शीतोष्ण कटिबंधीय अक्षांश, ये जो चक्रवात है, ये 30 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य बनता है। पहली बात तो आपको ये याद रखनी होगी। और ये जो 30 डिग्री से 60 डिग्री के बीच का एरिया है, इसको कहते हैं मध्य अक्षांश। तो अगर आपको कहीं प्रश्न देखने को मिल जाए कि क्या शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात मध्य अक्षांशों के मध्य बनते हैं, बिल्कुल आप उसको बिल्कुल सही करिएगा, हाँ। और ये जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, इसका एक और नाम है, इसको कहते हैं फ्रंटल चक्रवात। फ्रंटल चक्रवात। तो आपको ये सारी जानकारी अगर होगी, तो फिर ये जो चक्रवातीय वर्षा है, ये जो चक्रवातों के नाम है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, इनके संबंध में आप कभी भी कोई प्रश्न गलत नहीं कर पाओगे। अब बात करते हैं जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, इनकी मुख्य विशेषता क्या क्या है। देखो, मुख्य विशेषता की बात करते हैं तो ये चक्रवात शीतोष्ण क्षेत्र में बनते हैं, जैसे कि हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है। हमारी पृथ्वी की 7 वायुदाबीय पेटी होती है। सबसे पहली पेटी जो भूमध्य एरिया में है, उसको हमने कहा निम्न वायुदाब पेटी। उसके बाद उपोष्ण कटिबंधीय वायुदाब पेटी, उसके बाद फिर हाई प्रेशर वाली पेटी। आपने बहुत डिटेल में ये सारी चीजें पढ़ ली हैं, अब मैं बार बार आपको बताकर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। तो मुख्य विशेषता हम पढ़ रहे हैं शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की। तो पहली विशेषता ये है कि ये चक्रवात शीतोष्ण क्षेत्र में बनते हैं, इसलिए इनका नाम शीतोष्ण कटिबंधीय रखा गया है। और इनका मुख्य कारण क्या है बनने का? जो विपरीत तापमान वाली वायु है, अर्थात उच्च तापमान वाली और निम्न तापमान वाली, या ये कह दो या ये कह दो, उच्च वायुदाब वाली और निम्न वायुदाब वाली वायु आपस में टकराती है। वही जो हमने अभी उष्ण कटिबंधीय चक्रवात में पढ़ा था, बिल्कुल सेम टू सेम, क्योंकि चक्रवात तो एक से ही बनेंगे दोनों जगह। और हवा का प्रवाह घुमावदार होता है, चाहे वो क्लॉकवाइज हो जाए चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाए। और आमतौर पर इनके लिए खास बात यह है कि आमतौर पर ये दीर्घकालिक वर्षा और तेज हवाएं लाते हैं। आपसे प्रश्न बन जाता है डायरेक्ट कभी कभी कि बताइए कौन सा चक्रवात है जिसके कारण दीर्घकालिक वर्षा होती है और तेज हवाएं आती है? तो वो चक्रवात है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। देखो, यहाँ पर ये मैं इसलिए आपको बता रहा था,
और ये जो चक्रवात बनते हैं, इस चक्रवात में जो बादल बनते हैं वो बनते हैं निम्ब स्टेटस। निम्ब स्टेटस। तो बस आपको ये दो बादलों के नाम याद रखने हैं, एक तो निम्ब स्टेटस और एक ये क्यूमुलोनिम्बस। ये बादलों के नाम है, क्यूमुलोनिम्बस। अगर मैं एक बार इनको मिटा के बताना चाहूं तो देखो, मुख्य दो बादलों का निर्माण होता है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के कारण। पहला बादल तो ये है निम्ब स्टेटस, और दूसरा कारण है क्यूमुलोनिम्बस। आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है कि कौन से बादलों का निर्माण चक्रवातों में होता है, तो निम्ब स्टेटस होता है एक तो, और दूसरा क्यूमुलोनिम्बस। ये जो निम्ब स्टेटस होता है ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात में भी होता है केवल, और ये जो हमारा शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, इस चक्रवात में इन दोनों प्रकार के बादलों का निर्माण होता है, पहला ये वाला और दूसरा ये वाला। मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगा बाद में जरूर, तो आपको ये फैक्ट बहुत जरूरी है आपके लिए। तो ये था हमारा शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, और देखते हैं क्या कुछ खास बात है इसके बारे में। बिल्कुल, हमारा ये समाप्त हो चुका है। अब इसके प्रकाश वो देखते हैं, विकास की प्रक्रिया, अर्थात ये कैसे बनता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने देखा था उष्ण कटिबंधीय चक्रवात को, कि जो समुद्र की सतह है वहां का जो तापमान है वो 27 डिग्री टेम्परेचर या उससे अधिक होगा, तो जलवाष्प बनेगा। जलवाष्प के कारण जो हवा है वो हल्की होगी, ऊपर उठेगी, और ऊपर बादलों का निर्माण होगा, नीचे निम्न वायुदाब बनेगा, फिर जो हवा है उससे चक्रवात का निर्माण हो जाएगा और भारी वर्षा होगी। और जो चक्रवात का जो सर्किल होता है, जो बीच का केंद्र होता है, उसको हमने चक्रवात की आंख कहा। तो उसी प्रकार हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, इनका कैसे निर्माण होता है। तो देखो, शीत और गर्म वायु आपस में मिलती है, इसको कहते हैं फ्रंट, जब आपस में मिलेंगी तो। और फिर गर्म वायु ऊपर उठती है, और बेसी बात है, गर्म वायु ऊपर उठेगी, निम्न वायुदाब होगा, और ठंडी हवा नीचे आती है। और पृथ्वी के घूर्णन के कारण, घूर्णन का मतलब यहाँ पर कोरियोलिस बल, क्योंकि जो कोरियोलिस बल है वो पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही तो बनता है। तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो हवाएं हैं वो या तो घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज या घड़ी की उल्टी दिशा में एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगती हैं, और जिसके कारण चक्रवात का निर्माण होता है। और सबसे बड़ी बात, ये जो चक्रवात होते हैं बड़े क्षेत्र में वर्षा और तूफान या हवा आदि लाते हैं। तो जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात हैं वो बड़े क्षेत्र में उनका असर दिखता है, और तूफान आदि जो आते हैं वो आते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के कारण। क्योंकि जो हमने ऊपर पढ़ा, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो समुद्रों में बनते हैं, तो उससे तो धरातल पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? सपोज, चलिए मैं एक चित्र के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूं। जैसे मान के चलो कि हमारे पास ये समुद्र है। चलिए इधर ही चलते हैं, दूसरी स्लाइड पर। आप थोड़ी देर के लिए इमेजिन कीजिए कि हमारे सामने ये समुद्र है, यहाँ पर ये धरातल है और ये इधर समुद्र है। चलिए, तो ये जो समुद्र है यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का निर्माण हुआ। हमने ये जाना कि ये पानी में समुद्र के ऊपर बनते हैं। तो जब यहाँ पर चक्रवात बन गए सपोज समुद्र के ऊपर यहाँ पर, तो इनका जो निर्माण हो रहा है वो जो समुद्र से जो जलवाष्प बन रहा है लगातार, उसी के कारण तो हो रहा है। तो जैसे जैसे ये चक्रवात इधर स्थल की ओर बढ़ेंगे, ये स्थल है इधर, जैसे जैसे स्थल की ओर बढ़ेंगे तो ये क्षीण होते जाएंगे, कमजोर होते जाएंगे, इनकी जो वर्षा है वो कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि जो वर्षा के लिए पानी मिल रहा है वो समुद्र से तो मिल रहा है। तो जैसे जैसे समुद्र की ओर जाते हैं, बढ़ते हैं, वैसे वैसे इनकी जो वर्षा की कैपेसिटी है वो कम होती जाती है। उसका एकमात्र कारण ये है कि ये जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात बनते हैं, ये जो समुद्र का पानी होता है, इसकी जो जलवाष्प बनती है उसी के कारण बनते हैं। और यही कारण है कि जब ये चक्रवात स्थल की ओर जाते हैं तो ये बहुत क्षीण हो जाते हैं, बहुत कमजोर हो जाते हैं, क्योंकि इनका जो मेन जो सोर्स है बारिश का, वो समुद्र का पानी है जिसमें लगातार जलवाष्प बन रहा है। अगर समुद्र का टेम्परेचर 27 डिग्री या उससे अधिक हो गया तो जलवाष्प बनेंगे, और जितना ज्यादा जलवाष्प होगा उतनी ज्यादा वर्षा होगी। लेकिन ये जो चक्रवात जब इधर स्थल की तरफ आ जाएंगे तो फिर इनको जलवाष्प कहाँ से मिलेगा? तो इधर आकर ये कमजोर पड़ जाते हैं। तो इसलिए मैंने आपको ये बताया कि ये जो हमारे पास शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, यहाँ पर ये वाली लाइन ध्यान से पढ़ो। ये चक्रवात बड़े क्षेत्र में वर्षा और तूफानी हवा लाते हैं। और आपको एक बात और याद रखनी होगी, ये दोनों, ये वाला ये जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, ये समुद्र में भी बनता है और स्थल पर भी बनता है, दोनों जगह बनता है। और जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है वो सिर्फ और सिर्फ समुद्र में ही बनता है। आपको इतना अंतर दोनों में याद होना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारा आज ये टॉपिक बिल्कुल एंड हुआ, जो हमारा वर्षा का टॉपिक चल रहा था।
हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे और वो करेंगे कल नई क्लास के साथ, जिसका नाम होगा भारतीय मॉनसून। तो कल मिलते हैं नई क्लास के साथ। और जाते जाते आपसे अपील है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और अन्य लोगों से भी कराएं। बाय बाय, टेक केयर।